नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी बरकत लेकर। ये कहानी मैंने 16 मई 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी बरकत। विद्यार्थी जीवन, विशेषतः कॉलेज के ज़माने की स्मृतियाँ आज भी मेरे जीवन की अमूल्य धाती है। कॉलेज से पहले मैं उदयपुर की मिशनरी स्कूल सेंट पॉल में पढ़ता था, जहाँ विद्यार्थियों को फादर के कड़े अनुशासन में रहना होता था। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास स्वायत्तता एवं स्वाधीनता के उन्मुक्त वातावरण में ही संभव है, पर स्कूल में तो पाँव में अनुशासन की बेड़ियां लगी होती थी। अनुशासनहीनता का वहाँ कड़ा दंड दिया जाता था। मुझे याद है, एक बार मैं आधे घंटे देरी से पहुंचा तो फादर ने मुझे डंडे से पीटा था एवं बाद में 1 घंटे धूप में खड़ा होने की कठोर सजा दी थी। सजा पूरी होने के बाद मैं पसीने से तरबतर, आंखें जमीन में गड़ाए एक सजायाफ्ता अपराधी की तरह क्लास में गया था। सभी लड़के मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जेल से छूटकर कोई कैदी आ रहा हो। उस समय मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला फूट रही थी। उस दिन मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं फादर को वहीं ढेर कर देता। उसके बाद भी मेरे बाल मन में विरोध के सुप्त स्वर उठे थे। एक आध बार मैंने फादर के कमरे में जाकर उनसे कहने का सोचा भी, आखिर आप अपने आप को समझते क्या हैं? क्या छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करने का मात्र यही अमानुषिक तरीका बचा है? परंतु फादर की रुआबदार आंखें एवं सागवान के चमकते डंडे के आगे मेरा साहस कल्पना लोक से आगे नहीं बढ़ पाया। जिस दिन मैंने स्कूल में आखिरी जमात की परीक्षा दी, मुझे लगा बला छुटी। स्कूल के दम घोंटू एवं निषेध भरे वातावरण से मुक्त होने का समय अब आ चुका था। स्वतंत्रता हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है। मेरी छटपटाहट स्वाभाविक थी। बालक तो हवाओं की तरह चपल होता है। हवाओं को कौन कैद कर सका है? मैं पंख फैलाए उन्मुक्त पक्षी की तरह कॉलेज की खुली हवा में उड़ान भरने के सपने देखने लगा। कॉलेज आने के बाद तो बस पौ बारह हो गए। अब कोई बंधन नहीं, कोई अंकुश नहीं। दिन भर मटर गश्ती करो, खुले बछड़ों की तरह कुलांचे भरो। आपकी करतूतों एवं हरजाइयों को देखने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। स्कूल में तो कभी कभी पिताजी भी देखने आ जाते थे, पर कॉलेज तो पूरा 6 किलोमीटर दूर था। बस आगे नाथ न पीछे पग्गा वाली हालत थी। उफ, वो कैसा कमसिन अल्लड़ कैशोर्य था। कितना सरल, कितना स्वाभाविक, कितना नैसर्गिक। चाहे तो क्लास में जाओ, चाहो तो नहीं। घर पर कॉलेज जाने का बोलकर जाओ, कॉलेज से नदारद रहकर सिनेमा का आनंद लो। उस स्वातंत्र्य में मुझे जो अपरिमित आनंद मिला, जीवन का जो अनुभव हुआ, वो आगे धन संपदा एवं अधिकारों की दौड़ में कभी न मिला। वह आनंद तुरीय तत्व से भी ऊपर था। वो अनछुई भावनाएं अनमोल थी। जीवन कितना ऊर्जावान था, मन में कितनी उमंग थी। सपनों का एक पूरा संसार था। आसमान हमारी मुट्ठी में था। हमारे ख्वाब कहकशा को छूते थे। यौवन के ज्वार ने किसी आपे से बाहर नहीं किया। उन नव किसले कोमल किशोरियों के पीछे भंवरों की तरह मंडराने में कितना आनंद आता था। लगता रंग रूप परिधानों में सजी तितलियों के पीछे उड़ रहे हों। लाज, रूप और यौवन में डूबती उतरती उन सद्य स्नाताओं की तिरछी चितवन भावों के इशारे एवं प्रेमशर भाव विमोहित कर देते थे। रात दिन विनोद और क्रीड़ा में व्यस्त वो कैसा ज्वार था। पाने की चाहत में कितना आनंद है। बाद में सब कुछ पाकर भी वह अबूझ आनंद कभी नहीं मिला। स्कूल तक पिताजी 50 रुपये महीने हाथ खर्च देते थे, पर कॉलेज आते ही हाथ खर्च 200 रुपया हो गया। कॉलेज छोड़ने के बाद से अब तक लाखों कमाए, पर उतना धनी कभी महसूस नहीं किया जितना पॉकेट मनी के 200 रुपये जेब में रखते समय होता था। तब आसमान से कंचन बरसता था। उस निश्चिंत, निर्भय एवं स्वच्छंद जीवन के असीम आनंद को कोई कैसे भूल सकता है। कॉलेज में वैसे तो मेरा परिचय क्षेत्र
अत्यंत विस्तृत था, पर मेरे अंतरंग मित्रों में जमील अहमद एवं धनराज अग्रवाल ही थे। हम तीनों ने बीकॉम साथ साथ की। वैसे तो हम तीनों के विचारों में बहुत अंतर था, पर कई मसलों पर हमारा मतैक्य भी था। तीनों एक सेक्शन में थे, धीरे धीरे अजीज हो गए। कई बार लगता है जोड़ों की तरह मित्र भी ऊपर से उतरते हैं। मित्रता की पराकाष्ठा में एक समय ऐसा भी आता है जब मित्र सगे भाई से अधिक प्रिय लगने लगता है। कारण वही है, मित्रता स्वातंत्र की पृष्ठभूमि में पनपती है एवं रिश्ते बंधन की। तीनों में सबसे अधिक नंबर से धनराज पास हुआ था। 60 लड़कों की क्लास में सबसे अव्वल था। मैं एवं जमील दोनों द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे। धनराज सदैव हम दोनों का लक्ष्य होता। पढ़ाई के अलावा भी वाद विवाद प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन, खेलकूद सभी में वह अव्वल होता। उसका उत्साह, कौशल एवं वाक चातुर्य देखते बनता था। उसकी मृदुवाणी मोहिनी सा असर करती। वह अपने भीतर असीम संभावनाओं को समेटे था। उसकी दृष्टि फलक के चांद तारों की ऊंचाइयों तक जाती। वह अपनी बुद्धि एवं विवेक से सबको चमत्कृत कर देता। हम अक्सर उसके आगे बौना महसूस करते। हमारा सौभाग्य था कि ऐसा होनहार छात्र हमारा मित्र था। तीनों हमेशा कॉलेज में साथ साथ घूमते नजर आते। तीनों को संगीत का भी बेहद शौक था। रात रेडियो पर उन दिनों छायागीत सुनना हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा था। हम तीनों की मित्रता कॉलेज में मशहूर थी। कॉलेज छोड़ते समय सबके हृदय भारी थे। तीनों अब अलग अलग यात्रा पर जाने वाले थे। आर्थिक दृष्टि से जमील हम सबसे कमजोर था। उसने कहा, भाई हम तो मामू के गैरेज पर भोपाल काम सीखने जाएंगे, हम खुदा ने चाहा तो वहीं बस जाएंगे। मुझे पिताजी के पुस्तकों की पुश्तैनी दुकान आगे बढ़ानी थी। धनराज के इरादे लेकिन कुछ और थे। उसका स्वप्न लोक कुछ और था। आंखों में जैसे अंगूर के दाने बसे थे। हम दोनों ने आतुर भाव से पूछा, धनराज तुम क्या करोगे? धनराज ने कहा, भाई मुझे तो सबसे अच्छा कारोबार ब्याज बट्टे का लगता है। पिताजी के पास बहुत धन है। मैं तो हमारे पैतृक गांव जाकर सूद का काम करूंगा। सारा गांव साहूकार के आगे पीछे फिरता है। गांव में साहूकार राजा की तरह रहते हैं। कहते हुए धनराज की आंखें एक अबूझ सपनिल आनंद से चमक उठी थी। धनराज कभी जरूरत पड़े तो मुझे भी रकम दे देना। मैंने मस्करी की। लेकिन ब्याज पूरा देना होगा रोहन शर्मा। लेखा जो बख्शीश 100 इसमें पंडिताई नहीं चलेगी। साहूकार 8 घंटे जागता है, पर ब्याज का मीटर 24 घंटे चलता है। यह कहकर वह अट्टहास मारकर हंस पड़ा। कॉलेज के दिनों में भी हमारी कई आर्थिक जरूरतों को धनराज ही पूरा करता। यारों का यार था। सैकड़ों खर्च कर देता, पर रकम उधार देता तो ब्याज पूरा लेता। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पारंगत था। ज्योमितीय अनुपात में मूलधन की बढ़ोतरी करता। अंगुलियों पर ब्याज गिन लेता। मूलधन में ब्याज अलग करके बताता तो मेरी सांस फूल जाती। जमील तो उसका ब्याज कभी चुका ही नहीं पाया। कॉलेज छोड़ते समय उसने मेरे कहने से जमील का ब्याज आधा छोड़ दिया। आधा ब्याज देते देते जमील ने उसे कहा था, धनराज तुम मेरी माने तो सूदखोरी का कारोबार कभी मत करना। कर्म जगाने से भाग्य जगता है। ब्याज की कमाई उसूलन ठीक नहीं। जिस पेशे की बुनियाद ही शोषण पर अवलंबित हो, उस पेशे से धन तो आ सकता है, सुख नहीं। जैसी नियत वैसी बरकत। परिश्रम की कमाई ही चिर आनंद देने वाला कल्प वृक्ष है, और सच्चे सुख का भी यही फलसफा है। तुम्हारी गीता में भी कर्म के गीत लिखे हैं। हमारे धर्म में तो सूद लेना महापाप है। खुदा सूद को नाबूद करता है। सूद की आमदनी से बरकत नहीं होती। हमारे यहाँ तो इतना तक कहते हैं कि सूद लेने वाले कयामत के दिन कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे जिन ने लिपट कर उन्हें दीवाना बना दिया हो। जमील की बात वह हंसी में टाल गया। शायद उसे यह बात समझ नहीं आई।
अथवा उसका दिमाग उसे सुनने को तैयार न था। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन समझाए। खैर, मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा जमील। इतना कहते उसने ब्याज के रुपए जमील की जेब में वापस रख दिए थे। विदा होते समय तीनों जी भरकर मिले, सबकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसके बाद जमील भोपाल चला गया। मैं यहीं उदयपुर में पुस्तकों का कारोबार करने लगा। धनराज अजमेर के पास अपने गांव मांगल्यावास में बस गया एवं वही ब्याज बट्टा तथा साहूकारी के काम में लग गया। उसकी गणित दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की थी। हम दोनों ने भी हमारी कछुआ चाल की तैयारी की। हमें भी मीलों का सफर करना था। बाद में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि हम तीनों फिर मिल न सके। जैसे पर्वत से निकलकर तीन नदियां अपने अपने गंतव्य पर निकल जाती हैं, हम सभी अपने कैरियर की चिर यात्रा पर निकल गए। कॉलेज के दिन कपूर की तरह उड़ गए। गृहस्थी के बंधन एवं कारोबार की जिम्मेदारियों में दिन, महीने, वर्ष नदी के पानी की तरह बह गए। समय समय पर जीवन के एकाकी क्षणों में जब भी जमील एवं धनराज की याद आती, मेरा जी उनसे मिलने को तड़प उठता। लेकिन कारोबार एवं जीवन की जिम्मेदारियां सब कुछ विस्मृत कर देती। धीरे धीरे कॉलेज की यादें भी धूमिल हो गई। एक समय तो ऐसा आया जब कॉलेज के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। एक विलीन होती स्मृति रेखा की तरह सब कुछ विस्मृत हो गया। हम सभी अपने अपने कार्यों में मशगूल हो गए एवं विधा था हमारे प्रारब्ध का लेख लिखने में। आज उम्र के 50 पार मैं उदयपुर में पुस्तकों का बड़ा व्यापारी हूं। ईश्वर की कृपा से घर, गाड़ी सब कुछ है। एक सुलक्षणा पत्नी, 2 आज्ञाकारी पुत्र, और क्या चाहिए। कारोबार जमाने में जितनी मेहनत की, ईश्वर ने उससे कहीं अधिक दिया। वह कृपा करे तो मिट्टी की मूर्ति में भी ताकत आ जाती है। फिर इंसान पर कृपा बरसे तो कहना ही क्या। मेहनत मेरी, किस्मत तेरी। कृष्ण का मैं अनन्य भक्त था और यह उसी का कृपा प्रसाद मानता था। अजमेर शरीफ भी ख्वाजा पीर के दरबार में मत्था टेकने हर वर्ष जाता था। वहां भी मेरी गहरी आस्था थी। उम्र अब ढलने लगी थी। दोनों बेटे अब कॉलेज में पढ़ने जाते थे। पत्नी चंद्रलता के मुखचंद्र की चांदनी फीकी पड़ने लगी थी। अतीत को वर्तमान के लिए राह देनी ही होती है। मध्याह्न की प्रखरता बिखेर कर अस्ताचल की ओर जाता सूर्य अब पीला पड़ रहा था। इस वर्ष अजमेर शरीफ ने जैसे मेरी झोली मोतियों से भर दी। मानो मन मांगी मुराद मिल गई। चादर चढ़ाकर बाहर आया ही था कि बाहर एक परिचित सा चेहरा देखकर ठिठक गया। बड़ी बड़ी आंखें, तीखा नाक, ऊंचा लंबा कद एवं सन जैसी सफेद दाढ़ी के पीछे से कोई पुकारने लगा था। सामने वाले के सर पर बाल नदारत थे। वहां एक चमकदार टांट उभर आई थी। दोनों की नजरें मिली। हृदयों में एक पुरानी हुक उठी एवं दोनों ने पल भर में एक दूसरे को पहचान लिया। मैंने चौंक कर कहा, क्या जमील हो? जमील की आंखें भर आई। अरे पंडित तुम! भीड़ भरे बाजार में वह चीख उठा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में जकड़ लिया। कुछ पल के लिए देहभान विस्मृत हो गया। दोनों मिलन के ब्रह्मानंद में गोते लगाने लगे। पुलकित गात एवं हमारी आंखों से बहते प्रेमाश्रुओं की बाढ़ को देख हम दोनों के परिवार भी स्नेह से आर्द्र हो गए। मेरी और जमील की हालत ऐसी थी जैसे नवोनिधियां मिल गई हों। ऊपर आसमान से हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, नीचे प्रेम की मदिरा रिमझिम बरस रही थी। बाद में हम दोनों के परिवार भी मिले। जमील के एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। अब भोपाल में उसके स्वयं का मोटर गैरेज था। जमील का पुत्र तो कॉलेज के दिनों का जमील ही लग रहा था। शाम हम दोनों भोजन के बाद बेतकल्लुफी से होटल के बाहर खड़े पान खा रहे थे। इसके पहले हमने घंटों बातें की, पुरानी स्मृतियों को याद कर दिल का बुखार उतारा। दोनों के परिवार के सदस्य हमारे वाकये सुन सुनकर हंसकर लौटपौट हो गए। यकायक एक पागल हमारे पास आकर खड़ा हो गया।
कृश काय शरीर, चमकती दंत पंक्ति, बिखरे सफेद बाल, सूखा चेहरा एवं पिचका पेट, लेकिन चेहरा जाना पहचाना लगता था। वह निरीह आंखों से हमारी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आज एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम दोनों को एक साथ लगा जैसे उसे पहले देखा है। जमील ने क्षण भर में उसे पहचान लिया। "अ, अरे धनराज तुम, अरे धनराज तुम इस हाल में?" लेकिन वो अट्टहास करके हाथ छुड़ाकर वहां से दौड़ गया। हम दोनों स्तब्ध थे। मेरा सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरी छा गई, वाणी जड़ हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि धनराज से यूं मुलाकात होगी। हृदय में कोलाहल मच गया। जैसे तैसे मैंने स्वयं को संभाला। मैंने पान वाले से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि किसी जमाने में यह मंगलियावास गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। इसके पास इतनी दौलत थी कि 7 पीढ़ियां खप जाए, फिर भी यह जरूरतमंदों, निर्धन किसानों, यहां तक कि अपाहिजों एवं विधवाओं तक से दम ठोक कर ब्याज वसूलता। एक बार एक किसान ने इससे अपने पुत्र के इलाज के लिए रकम मांगी। पुरानी रकम खड़ी थी, उसने उसे दुत्कार दिया। पुरानी रकम खड़ी थी, इसने उसे दुत्कार दिया। दूसरे दिन उसका पुत्र चल बसा। पुत्र विरह में मां बाप दोनों ने जहर खा लिया। उसके 1 माह बाद गांव में एक बिजली गिरी। इस बिजली में इसका घर, पत्नी एवं बच्चे आग की लपेट में जलकर खाक हो गए। सदमे में यह पागल हो गया। इसका चाचा यहीं रहता है, वही उसे लेकर आया है। इसका चाचा यहीं रहता है, वही उसे लेकर आया। अब सारे दिन भूतों की तरह डोलता फिरता है। बाबूजी, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। आकाश में काली बदलियां छाई थी। बदलियों के पीछे त्रयोदशी का चांद किसी पागल की तरह यहां वहां भाग रहा था। समीपी अमावस्या का दानव उसे निगलने को तैयार खड़ा था। मैंने जमील की ओर देखा। वर्षों पहले धनराज को दी हिदायत आज सत्य बनकर हमारे सामने खड़ी थी। दूर कहीं से आती आवाज की तरह जमील के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। सूद लेने वाले अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे जिन ने लिपट कर उन्हें दीवाना बना दिया हो। धन्यवाद मित्र, यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।